हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राष्ट्र भारतीय पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के बीच हम आपकी पढ़ाई को जारी रखते हुए चला रहे हैं लॉकडाउन स्पेशल सीरीज। और आज इस सीरीज़ का हमारा 11वां लेक्चर यानी कि 11वां क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 यानी कि वर्ग 9 के भौतिकी यानी कि फिजिक्स को। और आज हमारा जो चैप्टर है क्या है, बल तथा गति का नियम यानी कि लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन, जिसका शुरुआत हमने अपने इस क्लास के 9वीं लेक्चर में किया था। हमने जो 8वीं लेक्चर थी यानी कि 1 से 8 तक के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने 2 चैप्टर, प्रथम चैप्टर हमारा क्या था, विज्ञान और मापन यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट। सेकेंड चैप्टर हमारा क्या था, गति यानी कि मोशन। यानी कि 2 चैप्टर को हमने अपने वीडियोज़ के इस चल रहे सीरीज में 8 भागों में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। और हमने उनके आधार पर जो हमने 2 चैप्टर पढ़ी है उनके 20 प्रश्नों का एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है ना। अगर आपने अब तक उस टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, क्योंकि उस टेस्ट के अटैम्प्ट करने की जो लास्ट डेट है कब तक है, 4 मई तक है, ठीक है ना। 4 मई तक है और 5 मई को उस टेस्ट का रिजल्ट, जैसे हम क्लास लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, वैसे ही 5 मई को उसका रिजल्ट घोषित करेंगे, जिसमें जो भी बच्चे अटैम्प्ट किए होंगे उनके नाम के अनुसार उनका नाम बता कर हम उनका रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तथा जो हमने 20 प्रश्न उस ऑनलाइन टेस्ट में दिया है उसका हम विस्तार से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। आज के इस क्लास में हमारा जो पहला टॉपिक है वह है संवेग, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को देखते हैं, यानी कि परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास, जिसका ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है, तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उसका संवेग कहते हैं, जिसे हम टी से सूचित करते हैं। अब हमारा वेग जो हमने पढ़ा था यह एक सदिश राशि है ना, सदिश राशि है जिसका मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देखिए, अब मान लीजिए किसी क्षण जो हमारा वस्तु है उसका जो वेग है वह वेग v है, तथा उसका जो द्रव्यमान है वह m है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह हरदम कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है, वह बदलता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और किसी क्षण उसका वेग जो है v है। तो उस क्षण यानी कि उस समय उस वस्तु का जो संवेग होगा यानी कि मोमेंटम होगा, वह क्या होगा, मोमेंटम का जो परिमाण होगा यानी कि मोमेंटम ही होगा, वह क्या होगा, p बराबर mv, यानी कि उसके मास यानी कि उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होगा क्या, उसका संवेग, उस वस्तु का संवेग, ठीक है ना। अब देखिए, परिमाण के अलावा यानी कि मैग्नीट्यूड या वैल्यू के अलावा किसी संवेग की एक दिशा भी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संवेग है वह क्या है, मास और वेग का गुणनफल, यानी कि मास और वेलोसिटी का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और जो हमारा वेग होता है और वेलोसिटी होता है वह क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब जो हमारा परिमाण के साथ दिशा भी होता है, अर्थात जो हमारा संवेग भी है वह क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि हमारा जो संवेग है उसमें परिमाण के अलावा दिशा भी होती है। और वह दिशा कौन सी होती है, देखिए, किसी समय वस्तु के संवेग की दिशा वही होगी जो उस क्षण वस्तु के वेग की दिशा होगी, अर्थात जो जिस दिशा में हमारा वेग चल रहा होगा ना, जिस दिशा में हमारा वेग हो रहा होगा उसी दिशा में हमारा क्या होगा, संवेग यानी कि मोमेंटम भी होगा। अर्थात हम क्या निष्कर्ष कर सकते हैं कि हमारा जो संवेग है वह क्या है, एक सदिश राशि है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, हमारा जो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम मात्रक देखें, यानी संवेग का एसआई मात्रक यानी कि मोमेंटम का एसआई मात्रक देखें तो वह क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। या कैसे होता है, तो हमें पता है कि हमने क्या जाना कि संवेग यानी कि p बराबर हमारा क्या होता है, mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, ठीक, यही ना होता है जी, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो हमें पता है कि हमें जो द्रव्यमान है उसका ऐसा मात्रा क्या होता है, केजी होता है, ठीक।
और जो हमारा वेग है उसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इस प्रकार हमारा जो संवेग है उसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं इस जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बल तथा गति के नियम, यानी कि लॉ ऑफ फोर्स एंड मोशन। इसके हम द्वितीय नियम, कल हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के गति नियम का दूसरा भाग, ठीक है ना, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बस यहाँ पे लाल बटन दिया हुआ है, उस बटन से आप सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल में जो बेल दिया हुआ है उसे घंटी को, यानी घंटी को क्या करें, बजा दे, उसे भी ओके कर दे, ताकि जो भी वीडियोज हमारे द्वारा लाए जाएंगे, वीडियो क्लास लाए जाएंगे, उसकी सूचना आपको जरूर मिले। ठीक है ना, तो आइए आगे की जो हमारा चैप्टर है, आगे का हमारा टॉपिक है, उसे क्या है, न्यूटन का गति नियम, जिसे हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का गति नियम कहता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए देखते क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। रिपीट करते हैं, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही होता है। मतलब जिस दिशा से बल लगा रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई लकड़ी का या लोहे का टुकड़ा है, तो हम इस साइड से अगर बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका जो संवेग की दिशा है, संवेग की परिवर्तन की जो दर है, ठीक है, वह समानुपाती होगी क्या, जो बल लग रहा है संवेग परिवर्तन की दर क्या, उस बल जो बल लग रहा है, यानी कि मान लीजिए F हमारा बल लग रहा है, F हमारा फोर्स लग रहा है, तो उसके समानुपाती होगी, तथा वह किस दिशा में होगी, जिस दिशा में हम बल लगाए, इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो इसी दिशा में होगी। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, उदाहरण के तौर पर देखें, देखिए क्या होता है। एक नंबर जो हमारा उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया गया, वह क्या कह रहा है कि क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी यानी कि प्लेयर अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। हम देखे हैं जी, ठीक है ना, जब क्रिकेट देखते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं, जब भी खिलाड़ी जो होता है कैच करता है तो क्या करता है, अपने हाथों को, गेंद को जब गेंद होती है खिलाड़ी के हाथों में आती है, तो आते आते वो अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा क्यों, तो देखिए जब खिलाड़ी कैच लेता है तो बॉल हाथों पर क्या मारती है, धक्का मारती है, यानी कि बल लगाती है, बल मारती है, तब उसका संवेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसका, गेंद का। ठीक, तब खिलाड़ी बॉल को अपने उंगलियों के बीच में आते हैं, यानी जब बॉल है हमारा, गेंद है, क्रिकेट का जो गेंद है, उसे क्या खिलाड़ी अपने उंगलियों के बीच में, हाथों के मतलब बीच में, उंगलियों के बीच में आते हैं, क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक, जिससे क्या होता है, संवेग के परिवर्तन का जो समय अंतराल है, संवेग के परिवर्तन का जो समय अंतराल है, यानी कि समय अंतराल कहने का मतलब टी यानी कि टाइम है, वह क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हमारा संवेग का समय अंतराल बढ़ जाता है तो क्या होता है, संवेग का दर जो है वह बढ़ जाता है। ठीक, संवेग का हमारा दर बढ़ जाता है। इसे विस्तार से इसके इक्वेशन को हम अगले भाग में, मतलब इसके अगले पेज पर देखेंगे अभी थोड़े देर बाद। ठीक है ना, तो क्या होता है कि जब उसका संवेग के परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है तो संवेग का भी दर जो होता है वह बढ़ जाता है, जिससे जो खिलाड़ी है उसके हाथ पर कम बल लगता है और उसे कम चोट आती है। ठीक है ना, अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या कह रहा है कि कराटे में खिलाड़ी द्वारा क्या होता है, टाइलों के एक समूह पर एक ही बार में प्रहार करके तोड़ देता है। ये हम लोग देखे हैं। तो देखिए क्यों होता है यह, तो देखिए जब खिलाड़ी टाइलों के समूह या बर्फ की सिल्ली पर तेजी से वार करता है, अपने हाथों को क्या पूरी सीधी टाइट करके जब तेजी से वार करता है, तो क्या होता है, उसके हाथ का सारा संवेग बहुत ही कम समय अंतराल में, जो उसका हाथ है उसका पूरा संवेग बहुत ही कम अंतराल यानी बहुत ही छोटे समय में क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या शून्य हो जाता है, संवेग शून्य हो जाता है, यानी कि मोमेंटम शून्य हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप टाइलों के समूह या बर्फ की सिल्ली पर इतना बल लगता है कि वह टूट जाता है। इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, जब भी जो हमारा संवेग शून्य होता है तो बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लगता है।
जब हमारा संवेग शून्य होता है यानी कि मोमेंटम जब शून्य होता है तो उस समय क्या होता है, बल जो है वह ज़्यादा मात्रा में लगता है, ठीक, बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी यहाँ पर जो हमारा जो खिलाड़ी था जो कैच का गेंद ले रहा था तो संवेग उसका क्या होता था, जो बॉल था गेंद का संवेग शून्य हो जाता था तो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे खींचता था, ठीक, पीछे खींचता तो क्या होता था, जो समय अंतराल बढ़ जाता था, संवेग परिवर्तन की समय अंतराल बढ़ जाता था, जिससे हमारा संवेग की दर भी क्या था, बढ़ जाता था, जिससे खिलाड़ी को कम चोट लगता था, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल जो हम देखें, ऊंची कूद के खिलाड़ी, ऊंची कूद के खिलाड़ी यानी कि हाई जंप जो करते हैं खिलाड़ी, ठीक है, वह स्पंजी गद्दे पर गिरते हैं। स्पंजी गद्दे का मतलब क्या, हवा वाला, ठीक है ना, वैक्यूम वाला नहीं, हवा वाला कहने का मतलब उसमें हवा भरा रहता है और जब आदमी गिरा तो क्या हुआ, नीचे की ओर दब गया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि नहीं, जब क्या होता है, जब खिलाड़ी जो होता है कूदने के बाद जब उस पर स्पंजी गद्दे पर गिरता है तो वह कुछ जो उसका फर्श होता है, गद्दे का जो फर्श होता है वह क्या होता है, कुछ नीचे धंस जाता है, दब जाता है, ठीक। इससे क्या होता है, मतलब उसको जो एक लेयर होती है जो स्पंजी गद्दे की, वह एक लेयर छूने में कुछ समय लगता है, कुछ समय अंतराल बढ़ जाता है। समय अंतराल बढ़ने से क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर हमारी घट जाती है, सॉरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो खिलाड़ी है कूदने वाला हाई जंप वाला उसे कम चोट लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे देखें तो हमारा जो अगला पॉइंट है, गाड़ियों में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। यह भी वही कॉन्सेप्ट है कि उबड़ खाबड़ सड़क पर चलती हुई कार या बस में उत्पन्न धक्कों को, ठीक है, मंद करने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, सेम वही चीज़ कि जो धक्का यानी कि जो बल उत्पन्न होता है तो समय अंतराल को कौन कम कर देता है, सॉरी कम समय अंतराल को बढ़ा कौन देता है, जो स्प्रिंग लगाता है वह समय अंतराल को बढ़ा देता है, जिस समय की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो स्प्रिंग है वह उबड़ खाबड़ पर जो चल रही है गाड़ी है उसके क्या जो शून्य हो रही होती है, क्या संवेग परिवर्तन की दर उसे रोक देती है, जिससे जो क्या बोलते हैं स्प्रिंग जो उबड़ खाबड़ है तो इससे क्या उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन, कंपन, ठीक है ना। तो उस कंपन को क्या कर देती है, स्प्रिंग कम कर देती है और गाड़ी को कंफर्ट बना देती है, आरामदायक बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ नियम है जो हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने क्या देखा, यह क्या कहता है, इसका सिद्धांत क्या है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और यह परिवर्तन उसी ही बल की दिशा में लगता है जो बल लग रहा होता है। अब मान लीजिए हम मानते हैं माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है और उसका प्रारंभिक वेग u है, यानी कि सबसे पहले जब बल लगा, सबसे पहले जो m द्रव्यमान की वस्तु पर जब बल लगा तो वह उसमें जब त्वरण उत्पन्न हुआ, जब मोशन में आया, जब गति में आया तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था, u था, ठीक। और जब कोई बाहरी बल लग गया, एक और जब उस पर बाहरी बल लग गया जिसका नाम हमने क्या रखा, फोर्स लगा, F रखा, ठीक है ना, F रखा, तो एक छोटे से समय अंतराल के बाद क्या उसका वेग भी हो जाता है। यानी कि जो कहने का मतलब क्या है कि जब उस पर बल लगा देते हैं, सबसे पहले मान लीजिए वस्तु जो है द्रव्यमान क्या है उसका m है और उसका प्रारंभिक वेग क्या है u है, ठीक। उसके बाद उस पर हम फोर्स लगा देते हैं, बल लगा देते हैं, तो क्या होता है कुछ t समय अंतराल में कि मान लीजिए कुछ छोटे से समय में जो उसका वेग है वह बढ़ जाता है कि नहीं, यानी कि उसका जो अंतिम वेग है, आखिरी वेग है t समय अंतराल के बाद वह क्या हो जाता है, भी हो जाता है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक संवेग जिसे हम क्या मान लेते हैं p1, तो हमने पढ़ा कि संवेग बराबर क्या होता है mv, हमने पढ़ा ना m बराबर mv, p बराबर mv, यानी कि संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, यही ना पढ़ा जी, संवेग बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, शुरू का, यानी कि पहले वेग क्या था u था, ठीक। तो हमारा प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा mu, और द्रव्यमान तो है वो तो चेंज होता नहीं है, ठीक। अब उसके t समय के अंतराल के बाद हमारा अंतिम संवेग क्या हो जाएगा p2, यानी कि mv, क्योंकि अंतिम वेग क्या है v है, ठीक। अब हम दोनों के बीच संवेग परिवर्तन निकाले t टाइम में, तो वह क्या हो जाएगा p2 माइनस p1, यानी कि मान लीजिए
पहला हमारा जो प्रारंभिक संवेग था वह क्या था 10 था, और जो P2 यानी कि अंतिम संवेग था वह 20 था। तो इस प्रकार हमारा संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर निकाले। तो संवेग परिवर्तन की दर यानी कि टाइम के साथ आ गया। अब तो दर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा संवेग में परिवर्तन यानी कि P2 माइनस P1 बटा टाइम। क्या हो जाएगा जी P2 माइनस P1 बटा टाइम, यानी कि संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। क्या हो जाएगा संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इतना तो हम समझ गए। अब देखिए हमने क्या देखा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर क्या आता है संवेग परिवर्तन बटा समय, यही ना आता है संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का मतलब जो हमारा बल लगा हुआ क्या है F है, तो इसके समानुपाती यानी कि डायरेक्टिव प्रोपोर्शन से क्या आता है, इसे वैरिज का सिंबल बोलते हैं या डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का सिंबल बोलते हैं। ठीक है ना, या किसके बराबर हो जाता है, बराबर नहीं मतलब समानुपाती किसके हो जाता है संवेग परिवर्तन की दर। जो संवेग परिवर्तन की दर हमारा क्या आया था P2 माइनस P1 बटा टाइम, यानी कि संवेग में परिवर्तन यह हमारा क्या है P2 माइनस P1 और बटा टाइम, यानी तो एक टाइम से भाग दे देते तो क्या होता है संवेग में परिवर्तन की दर हो जाता है। ठीक, अब हम इस वैरिज के सिंबल को यानी कि प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे तो क्या करेंगे F बराबर एक कांस्टेंट डालेंगे जिसे हम K लिखते हैं, यानी कांस्टेंट यानी कि नियतांक डालते हैं जिसे हम K लिखते हैं, और K के बाद हमारा एज इट इज आ जाएगा यानी कि P2 माइनस P1 बटे T यानी कि टाइम, जहाँ हम इसमें क्या क्या है हमारा एक नियतांक है यानी कि एक कांस्टेंट है। अब हमने इसमें पीछे क्या देखा P2 यानी कि हमारा अंतिम संवेग mv और प्रारंभिक संवेग mu, तो उसे हम इसके जगह पर रख सकते हैं। तो इसके जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा P2 यानी कि mv और P1 यानी कि mu बटा क्या था टाइम था, और हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या था K था, और बराबर या किसके बराबर था F के बराबर, यही आएगा ना जी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो m है इस m को कॉमन ले सकते हैं। तो m को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू बटा t, और यहाँ पर k है तो k बराबर यानी कि f बराबर k इंटू m इंटू वी माइनस यू बटा t। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था गति चैप्टर में यानी कि सेकेंड चैप्टर में v बराबर u प्लस AT पढ़ा था। ठीक, तो इस v बराबर u प्लस AT का जो फार्मूला आया इसे हम जो हमारा यह फार्मूला आया अभी निकाले हैं f बराबर k इंटू m इंटू वी माइनस यू बटा t इसमें रख देंगे। जब इसमें रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब इसमें रखेंगे जो हमारा क्या है यहाँ पर लिख देते हैं एक बराबर k इंटू m इंटू वी माइनस यू बटा वी माइनस यू बटा t है। इसमें जब रख देंगे तो हमारा यहाँ पर लिखते हैं वी माइनस यू को ही लिखते हैं, तो यहाँ पर u प्लस AT माइनस यू, और हमारा ब्रैकेट में यहाँ m है और k है और बटा में t है तो t है। तो क्या है यहाँ पर माइनस u है या माइनस में है और यहाँ पर u प्लस में है तो क्या कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या km AT बटेगा, तो हमारा क्या t से t भी कट जाएगा। ठीक है ना, t से t भी कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा f बराबर क्या आएगा यहाँ पर kma, a बराबर क्या आएगा kma। ठीक है, f बराबर हमारा आ गया kma। अब हमारा जो बल का एस है मात्रक जो न्यूटन होता है उसका परिभाषा क्या कहता है, उसका परिभाषा कहता है यदि कोई बल, इसे आप लोग नोट कर लेंगे थोड़ा आराम से बोलते हैं, यदि कोई बल 1 kg द्रव्यमान की वस्तु, यदि कोई बल 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कोई बल है वह 1 kg वस्तु के द्रव्यमान पर, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है 1 kg है, ठीक है, उस पर लगकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है।
यदि कोई बल 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं कि वो जो बल है वह कितना का है, 1 न्यूटन का है। ठीक, अब यह जो है इस चीज़ को हम इस फार्मूला में रखते हैं, यानी कि ए बराबर हमारा 1, के का के रह गया, एम बराबर यानी कि मास क्या आ गया 1 और एक्सेलरेशन यानी कि 1। जब इसका हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा के बराबर 1 आएगा, के बराबर क्या आएगा 1 आएगा। अब इसके बराबर 1 को जो हमारा ए बराबर क्या आया है के एम ए, इसमें रखेंगे तो क्या हमारा आएगा ए बराबर एम ए, ये ना आएगा ए बराबर एम ए। अब आप इस फार्मूला को याद रखेंगे, ए बराबर एम ए यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यह फार्मूला आपको आगे चलकर न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। यह न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला याद रखना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। ए बराबर एम ए यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक, अब इससे हमें पता क्या चलता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उस वस्तु के मास यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, यही ना पता चलता है। अब हम देखें, हम बहुत सुन रहे हैं कि जो फोर्स होता है यानी कि जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक न्यूटन होता है। तो कैसे आता है, तो देखिए ए बराबर एम में हमारा है, ठीक, तो हमारा एम यानी कि मास का ऐसा ही मात्रक क्या होता है केजी होता है, और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारा फोर्स यानी कि बल का ऐसा मात्रक क्या आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि हमारा गति का नियम का खोज किसने किया था, न्यूटन ने, तो न्यूटन के सम्मान में जो बल है, बल का जो मात्रक आता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन के बराबर माना जाता है, इसे न्यूटन माना जाता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या मान लिया गया है, एक छोटा सा नाम न्यूटन, यानी कि जिसे एन से सूचित करते हैं, मान लिया जाता है, रखा गया है किसके सम्मान में, न्यूटन के सम्मान में, जिनका पूरा नाम क्या था सर आइजक न्यूटन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे द एंड करते हैं। ठीक, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और हम इतने मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं इस लॉकडाउन के बीच, तो हमारे क्लास को एक लाइक बटन बनता है, तो आप ये हमारे क्लास के वीडियोज़ को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।